सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर सिविल सेवा परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस से संबंधित विभिन्न टॉपिकों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। उसी के तहत हमने एक भाग मध्यकालीन विदेशी यात्रियों का, प्राचीन भारत में आए विदेशी यात्रियों का हम पढ़ा चुके हैं हिस्ट्री लेक्चर के तहत। आज हिस्ट्री के लेक्चर के तहत हम लोग आज मध्यकाल में आए विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं। विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस जीएस के लिए फाउंडेशन कोर्स भी चलाता है और मंथली कुछ रुपए देकर आप जीएस प्री कम मेंस के बैच में एडमिशन ले सकते हैं और विधिवत तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच भी हमारे वहाँ चलता है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं और 3 दिन का फ्री क्लास भी करके आप देख सकते हैं कि कैसा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। मध्यकाल में आए विदेशी यात्री। भारत दुनिया का सबसे सुंदर धरा था है और इतिहास का चाहे कोई भी चरण रहा, चाहे भारत की परिस्थिति कैसी भी रही हो, विदेशियों को इसने बारंबार आकर्षित किया। भारत की अतुलनीय धरती, भारत की चरण वंदनीय धरती, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति, उसको अपने धरा पर आकर भारतीय संस्कृति के विभिन्न मंत्रमुग्ध करने वाले तत्वों का अवलोकन करने के लिए इस धरा ने बार बार सबको आकर्षित किया। प्राचीन काल में तो आपने देखे बहुत सारे चीनी यात्री आए, यूनानी आए, लेकिन मध्यकाल में भी यात्रियों का भारत में आगमन का तांता लगा। भले मध्यकाल मुस्लिम वातावरण का काल रहा हो, भले मध्यकाल मुगल काल के शासन का काल रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भारत की जो संस्कृति थी उसने लोगों को बार बार आकर्षित किया। तो मध्यकाल में अरब यात्रियों का आगमन बहुत तेजी से हुआ। हालांकि आगे आने वाले चरणों में यूरोपीय भी आना प्रारंभ किए, लेकिन प्रारंभ में अरब यात्रियों का, अच्छा एक बात है, अरब यात्री जो है वो भारत की संस्कृति से बड़े प्रभावित रहे। भारत के मैथमेटिक्स से भी बहुत प्रभावित रहे। गणित का उनको मानना था कि गणित का भारत एक प्रकार से अधिष्ठाता रहा, इसीलिए गणित को हिंदिस्त कहा गया। अरबियों ने हिंदिस्त कहा, हिंद में जन्मा विधा है। जीरो का आविष्कार, बीजगणित का आविष्कार, इस सबसे बड़ी प्रभावित रहे। तो इसी क्रम में कई सारे यात्रियों का भारत में आगमन रहा। उसमें एक नाम आता है सुलेमान का। सुलेमान अरब व्यापारी था और वह पाल शासकों के काल में भारत आया था। सुलेमान एक अरब व्यापारी था और वह पाल शासकों के काल में भारत में आया था और उसने पाल शासकों के बारे में जानकारी भी दे रखा। ठीक है ना, बंगाल के पाल शासक। वह पाल शासक जो धर्मपाल था उसको उसने रुहमा की उपाधि दी। पाल शासक धर्मपाल को उसने रुहमा की उपाधि दी। इसके बाद जो अगला भारत में आने वाला अरब व्यापारी था उसका नाम था अल मसूदी।
दूसरा जो अरब व्यापारी था जो 10वीं सदी में आया था 915-916 में, उसका नाम था अल मसूदी। अच्छा, ये पूर्व मध्यकाल का समय था, ठीक है ना, ये पूर्व मध्यकाल का समय आप कह सकते हैं राजपूत का, ठीक है। और इस समय मध्य भारत के एक विशाल भूभाग पर शासन कर रहे थे प्रतिहार वंशी शासक। और मैंने अपने पिछले साल लेक्चर में बताया था कि भारत के इतिहास में, राजपूताना इतिहास में प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश का भारत के इतिहास में बहुत योगदान रहा। अरबों की 7वीं सदी में, इस्लाम के 7वीं सदी में उत्पत्ति होने के बावजूद लगभग 300-400 वर्षों तक अगर भारत में इस्लाम को घुसने से किसी ने, मतलब इन अरबों सत्ताधारियों को, इन तुर्की सत्ताधारियों को, मुसलमानों शब्द मैं प्रयोग नहीं कर रहा, क्योंकि मुसलमान, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद जो है अगर अरब के बाहर कहीं बनी तो भारत में बनी वो उसी जमाने में बनी, शुरुआती दौर में इस्लाम के। तो मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। 6वीं-7वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों ने अपने वहां अरबों को बसने और मस्जिद बनाने और धर्म को मानने, प्रचार पूरा अधिकार दिया। तो ये जो लोग ये समझते हैं, मुझे ये लगता है कि भारत के जो लोग ये समझते हैं कि भारत में इस्लाम का आगमन तुर्कों की सत्ता की स्थापना के बाद हुआ, मोहम्मद गोरी के तराइन के द्वितीय युद्ध विजय के बाद हुआ, ये महामूर्ख हैं। इन्हें इतिहास के बारे में ज्ञान ही नहीं। सत्ता की स्थापना हुई थी, तुर्की सत्ता की स्थापना हुई थी। सिंध विजय के बाद मोहम्मद कासिम के अरबी सत्ता की स्थापना हुई थी। इस्लाम तो इससे पहले आ चुका था। अगर जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम विजय के बाद ही आई, ये बिल्कुल गलत लोग हैं, इनको मालूम नहीं है। जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पहुंचने वाला पहला तुर्क शासक था, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला, और जब वह अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पहुंचा तो पागल हो गया वहां मुस्लिम बस्तियों को देखकर, राजा की सेना में मुस्लिम सेनाओं को देखकर। अलाउद्दीन खिलजी मूर्ख था, उसे मालूम नहीं था कि उसके आने से सैकड़ों वर्ष पहले भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका था। उसे क्या लग रहा था कि इस्लाम का परचम वो दक्षिण भारत में फैला रहा है अपने आने के बाद? ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमेशा सत्ता की स्थापना आप बोलिए कि मध्यकाल में हुआ, तराइन के द्वितीय के बाद। लेकिन आप ये कहें आप लोग कि भारत में इस्लाम का आगमन तराइन के विजय के बाद हुआ, ये गलत है। सत्ता की स्थापना होगा, ये बात सही है कि तुर्की सत्ता की स्थापना, अरबी सत्ता की स्थापना मोहम्मद बिन कासिम सिंध विजय के बाद, ये है, ठीक है ना। तो देखिए, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे समझने की आवश्यकता है, ठीक है। और ये आप अगर अध्ययन करें स्वयं तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। हम दूसरों के कहने पर, दूसरों के बरगलाने पर ये सब बात न करें। अगर हमारे अंदर स्वयं सद्बुद्धि है तो हम इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो इसीलिए मैं कभी भी मुस्लिम सत्ता की बात, बहुत कम नाम आ जाता है, मैं तुर्की सत्ता की बात करता हूँ, मुगल सत्ता की बात करता हूँ, अरबी सत्ता की बात करता हूँ। बहुत सारे मुसलमान भारतीय रहे, तो मैं क्यों मुस्लिम शब्द कह के उन्हें अलग करूं? देखिए, देश में नेताओं की तरह देश को विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं। सीधा साधा बात कि धर्म और जाति के नाम पर विभाजित करके हम वोट लें। अगर हम सब अपने बुद्धि को, आंख कान नाक को खोल कर रखें, सच्चाई अपने आप समक्ष आ जाएगी। और हमेशा याद रखें, आग लगाने वाले उसी आग में जलते भी हैं। ऐसा कोई आग लगाने वाला नहीं है जो आज तक जो उस आग में जला ना। तो हम लोगों को हमेशा उन शब्दों का प्रयोग करें जो हमारे देश को जोड़ता, तोड़ता ना।
तो अल मसूदी प्रतिहार वंश के शासकों के काल में अल मसूदी भारत आया, बहुत प्रभावित था। उसने जो प्रतिहार वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था मिहिर भोज, राजा भोज नहीं, मिहिर भोज। प्रतिहार वंश में एक शक्तिशाली शासक हुआ मिहिर भोज, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, आदिवरा की उपाधि धारण की थी। इस मिहिर भोज को उसने बौरा कहा। अच्छा एक बात है, अरब यात्री जब ये देख रहे थे कि भाई ये प्रतिहार वंश के लोग भारत में घुसने ही नहीं दे रहे हैं अरबों को, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, इन्होंने प्रतिहार वंश के शासकों को इस्लाम का शत्रु घोषित कर दिया। प्रश्न आता है, अरबों ने किस वंश के शासकों को इस्लाम का शत्रु घोषित किया? अब उसके पीछे देखिए राजनीतिक कारण है। अब वो अलग की बात है कि अरब लेखक उसको, देखिए एक चीज है, हमारे पूरे दुनिया में लोगों ने एक काम बहुत बखूबी किया और करते जा रहे हैं, और पता नहीं किस काल तक करते रहेंगे। काम किया राजनीतिक, लेकिन रंग दे दिया उसको धार्मिक। धर्म एक माध्यम बना अपने मक्कारी, धूर्तता और सत्ता प्राप्ति का एक माध्यम बना था, और इसीलिए उन्होंने धर्म को दूसरे के मन में घृणा पैदा करने का एक साधन बना। दुनिया का कोई धर्म हो सम्मानित है, कोई धर्म हो, क्योंकि कर्तव्य पालन और मानव सेवा की सीख देता है। लेकिन धूर्त मक्कार सत्ताधारियों ने इसे अपने सत्ता प्राप्ति का एक साधन बनाकर रख दिया। अब अगर प्रतिहार वंश के शासक अपने देश की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा किसी बाहरी आक्रमणकारी से कर रहे हैं, तो इस्लाम के शत्रु कैसे हो? जरा हमें बताइए कैसे हो? उन मक्कार, धूर्त और दानवीय आक्रमणकारियों, तुर्क क्या थे? तुर्क तो बाद में इस्लाम को ग्रहण किए। तुर्क जो है मध्य एशिया में जीने वाली, पूरे क्षेत्रों में फैलने वाली एक खानाबदोश जनजाति थी। उन्होंने इस्लाम ग्रहण किया तो कुछ सभ्यता ही उनके अंदर, लेकिन लड़ाका थे, इसीलिए उन्होंने इस्लाम, अपने आक्रमण को, अपने सत्ता प्राप्ति को इस्लाम के प्रचार का एक माध्यम बना दिया। और जिसने स्वीकार किया उसको इस्लाम का मित्र बोले, जिसने स्वीकार, ऐसा कहां है भाई? धर्म में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति हर धर्म का मित्र है। उसके लिए किसी पर्टिकुलर धर्म के तत्वों का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। धर्म के प्रति मन में सम्मान होना चाहिए, हर धर्म के प्रति। शत्रु मित्र की तो बात ही नहीं रह गई। तो अल मसूदी और उसके बाद जितने अरब व्यापारी आए, उन्होंने इस्लाम के शत्रु के रूप में प्रतिहार शासकों को घोषित किया। इसी में एक और महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण मध्यकाल में आने वाला जो यात्री माना जाता है, उसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी मध्यकाल में आने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण यात्री था, इस्लामिक यात्री था, और इसका पूरा नाम था अबू रैहान मोहम्मद। अबू रैहान मोहम्मद। कहा जाता है कि जब 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जब 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किया था, तो उसी आक्रमण के समय यह भी साथ आया था। लेकिन जब सोमनाथ मंदिर को लूट कर महमूद गजनवी वापस जा रहा था, तो यह रुक गया भारत में, भारतीय संस्कृति से प्रभावित था। और
वर्षों तक वो बहुत दिनों तक वो भारत में रहा। बनारस भी गया, बहुत जगह घूमा, पूरा एक तरीके से जो मध्य गंगा घाटी का इलाका वहाँ वो घूमा, विचरण किया, संस्कृति को बहुत अंदर से समझा, प्रभावित भी था। भारतीयों के नैतिकता को, भारतीयों के संस्कृति को बहुत बड़ाई करता है, भूरी भूरी प्रशंसा करता है, लेकिन कुरीतियों की आलोचना भी करता है, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे और भी चीज़ें, उसकी आलोचना भी करता है। ऐसा नहीं है, सही बात है, कोई गड़बड़ नहीं है। पूर्व मध्यकाल का समय एक ऐसा समय था जो भारत में, जिसमें भारत में कुरीतियां, पाखंड और रूढ़ियां बहुत चरम स्तर पे थी। तो वो इसकी बुराई कर रहा था और ये इसका खंडन कर रहा था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था तहकीकाते हिंद, बहुत नामी किताब है, तहकीकाते हिंद। तहकीकाते हिंद में अलबरूनी ने भारतीय संस्कृति को बहुत बढ़िया उकेरा है। ठीक है, अपने इस ग्रंथ में अलबरूनी ने बहुत बढ़िया भारत की संस्कृति को उजागर किया है, चाहे वो भारतीय नैतिकता हो, चाहे वो भारतीय धर्म के बारे में हो, चाहे वो यहाँ के गणितज्ञ के बारे में, वो आर्यभट्ट से बड़ा प्रभावित था, यहाँ के बीजगणित के बारे में, वो शून्य के बारे में बता रहा है कि शून्य का आविष्कार हुआ यहाँ पे भारत में। माने भारतीय संस्कृति के तत्वों को बहुत बढ़िया से अपने तहकीकाते माने भारत का खोज ही एक प्रकार से हो गया, एक तरीके से इसने बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा अलबरूनी। एक तरीके से आप पूर्व मध्यकाल का आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरा पूर्व मध्यकाल का एक पूरा इसने बायोग्राफी प्रस्तुत कर दिया पूरी दुनिया के समक्ष। और बहुत लोगों ने यह भी कहा, भाई कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई ये पक्षपात कर रहा था, कुछ लोग ये भी कहते नहीं, अलबरूनी का ग्रंथ जो है वो निष्पक्ष ग्रंथ था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, माना जाता है कि निष्पक्षता के रूप में अलबरूनी ने भारतीय संस्कृति को पूर्व मध्यकाल में बहुत बढ़िया से किया अपने ग्रंथ तहकीकाते हिंद में। इसके बाद 13वीं शताब्दी में माना जाता है एक और यात्री आया था जिसका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो जो 13वीं शताब्दी में आया था, इटालवी यात्री था मार्को पोलो। मार्को पोलो कहा यह जाता है कि वो दूसरी यात्रा पे था, लेकिन वो नाव से यात्रा करते समय पांड्य राज, दक्षिण में पांड्य राज था, वहां के राजा थे मारवर्मन कुलशेखर। तो उन्हीं के राज्य के दौरान मार्को पोलो उतरा था और वो पांड्य राज घूमा और पांड्य राज को उसने ध्यान से देखा और अपने इस थोड़े से ही यात्रा के दौरान मार्को पोलो ने दक्षिण भारत का रहन सहन, खान पान, संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसका एक किताब यात्रा वृत्तांत जो है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो में उसके ग्रंथ के बारे में बढ़िया वर्णन मिलता है। इसके अलावा मध्यकाल में एक और यात्री आया जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता माना यह जाता है कि इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। ठीक है, और इसने एक ग्रंथ लिखा अरबी में जिसका नाम, ये अफ्रीका के मोरक्को का यात्री था, अफ्रीका के मोरक्को का ये यात्री था। ठीक है, इसीलिए मूरिस यात्री भी इसको कहा जाता है। इसने एक ग्रंथ लिखा था अरबी में जिसका नाम था रहला, और वहीं जाके लिखा घूम घाम के, जब यहां से गया तो बहुत बढ़िया इस ग्रंथ को, और इसमें निष्पक्ष लिखा। भाई देखिए एक बात है, विदेशी यात्रियों में, अच्छा ठीक है वो संस्कृति को बड़ा अंदर से नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि वो भाई विदेशी थे, वो भारतीय संस्कृति के तत्वों को कैसे समझ पा रहे थे, लेकिन फिर भी अगर वो अपने घर जाकर, अपने देश में जाकर यहाँ की संस्कृति को उकेर रहे हैं, एक बात तो है कि दबाव में तो कोई है नहीं वो कि भैया हमारे बारे में सही लिखो।
दबाव में तो थे नहीं, निष्पक्ष रूप से बिना दबाव के वो अपने वहां लिख रहे थे। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी बहुत बढ़िया उसने लिखा है। 1342 में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसने अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। चीन नहीं गया, वो मदुरई चला गया दक्षिण भारत में, और वहां से फिर अपने देश वापस लौट गया, राज दरबार चला गया, और वहीं जाकर उसने रहला नामक ग्रंथ लिखा। और इस रहला नामक ग्रंथ में वो मोहम्मद बिन तुगलक के आश्चर्यजनक निर्णयों, आश्चर्यजनक उसके अंदर जो व्यक्तित्व में जो उसके आश्चर्यजनक तत्व मिश्रित थे उसके बारे में वो वर्णन कर रहा था। अच्छा, ये भी बताता दवापाव में कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की थी। उसी ने अफगानपुर में जो है एक लकड़ी का काष्ठ महल बनाया था। कुछ लोग कहते हैं कि काष्ठ महल गिरा बिजली गिरने से, नहीं, ये नहीं कह रहा था, दबे मुंह से ये कह रहा था कि वो अपने पिता का ही हत्यारा था। मध्यकाल में आने वाले यात्रियों में एक विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे यात्री आए। तो विजयनगर साम्राज्य जो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में स्थापित हुआ था, उसके काल विजयनगर में आने वाले यात्री बहुत नामी रहे, और उन्होंने मध्यकाल के उस दक्षिण भारतीय वातावरण का बहुत बढ़िया वर्णन किया, और एक बड़े साम्राज्य यानी विजयनगर साम्राज्य का चरित्र चित्र हमारे सामने अच्छे से प्रस्तुत किया है। और ये विजयनगर साम्राज्य के लिए पुख्ता जानकारी भी हमें प्राप्त होता है। तो आप मध्यकालीन यात्रियों में उनको जोड़ सकते हैं, भाई है ही मध्यकाल में आए थे, इसे कहा जा रहा है। निकोलो कोंटी, कुछ नामों को आप जरूर जान लीजिए। निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य में आया था, और यह इटालवी यात्री था, इटली का यात्री था। और उस समय विजयनगर काल में जिस राजा का शासन था उनका नाम था देवराय प्रथम। खूब बढ़िया विजयनगर घूमा, विजयनगर की संस्कृति का बहुत बढ़िया वर्णन करता है, सती प्रथा का भी वर्णन करता है, ठीक है ना। नगर के बारे में, नगर का घेरा 60 मील है और बहुत लोग ये रहते हैं, ये पूरा वर्णन वो कर रहा है। सती प्रथा की आलोचना भी कर रहा है, ये भी बता रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में बड़ी संख्या में दास। ये प्रश्न बार बार आता है कि किस विदेशी यात्री ने विजयनगर काल के दासों की बड़ी संख्या में वर्णन करता है, तो वो निकोलो कोंटी ही था। देखिए, प्रश्नों को आप गिनते जाइए, बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये कोई मनोरंजक लेक्चर नहीं है, ये आपके लिए सिविल सेवा की तैयारी का एक स्तंभ साबित होगा। हर विषय में यही होगा, कोई मनोरंजक लेक्चर नहीं है कि यहाँ मैं लेक्चर देने आया हूँ आपके मनोरंजन के लिए, या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, या व्यूज बढ़ाने के लिए। ये वे सारे विषय हैं जहां बहुत कम लोग छू पाते हैं। आप कहते हैं प्रश्न नहीं आता, अगर यहां से प्रश्न आ जाएगा, आयोग का आ जाएगा, तब उसके बाद अच्छा, बड़ी समस्या ये है कि प्रश्न चर्चा का विषय तब होते हैं जब एग्जाम में आ जाता है। चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए हो क्या? पहले से तैयार रहिए भाई। सिविल सेवा में ये वर्णित है, इन चीजों को लोग छूना बंद कर चुके हैं, लेकिन यहां से प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनते हैं, लेकिन डिस्कशन कब होता है? जब एग्जाम में आ जाता है। तो हम उसके पहले तो तैयार है ना भाई। इसके बाद एक अगला जो आया यात्री वो था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक को माना जाता है फारसी राजदूत था, और कालीकट के जमोरिन के दरबार में वो राजदूत के रूप में आया था। लेकिन अपने इस भ्रमण के दौरान वो विजयनगर भी गया, और विजयनगर की उसने भूरी भूरी प्रशंसा की। कहा मैंने पूरे विश्व में, उसका स्टेटमेंट है, मैंने पूरे विश्व में विजयनगर के समान न कोई शहर देखा है और न सुना है। फारसी राजदूत था अब्दुल रज्जाक, फारस के राजा का राजदूत था। उसने विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहों का वर्णन किया, ठीक है ना।
उसने बताया कि खजाने में बहुत सारे गड्ढे हैं और गड्ढे में पिघला सोना रख डाल दिया गया। यानी एक प्रकार से वह विजयनगर के समृद्धि का वर्णन कर रहा, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा। ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे यात्री आए, जैसे एथेनियस निकिस्तन आया, बारबोस आया, बार्थेमा आया, डोमिगोस पायस आया, बहुत सारे यात्री आए जिन्होंने समय समय पर, चाहे विजयनगर साम्राज्य हो चाहे बहमनी साम्राज्य हो, इनका उन्होंने वर्णन समय समय पर किया है। इसी में एक यात्री था फर्नाओ नूनीज। फर्नाओ नूनीज भी एक पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाली व्यापारी ही था, जो अच्युत देव राय, विजयनगर साम्राज्य के पतोन्मुख काल में शासक थे अच्युत देव राय। तो अच्युत देव राय के काल में आया है था, और चूंकि उस समय विजयनगर साम्राज्य पतनोन्मुख था, पतन की ओर उन्मुख था, तो उसने उस पतन का बड़ा बढ़िया ही चित्र उकेरा है कि शासक आपस में लड़ रहे थे, विजयनगर में चारों ओर अव्यवस्था थी। बड़ा बढ़िया वर्णन किया है। क्रॉनिकल्स ऑफ फर्नाओ नूनीज किताब इसमें लिखी गई है इसके यात्रा वृत्तांत पर, और ये इतना बढ़िया रहा कि रॉबर्ट सीवेल नामक एक इतिहासकार ने ग्रंथ लिखा है अ फॉरगॉटन एम्पायर, न भुलाने वाला साम्राज्य। तो अ फॉरगॉटन एम्पायर रॉबर्ट सीवेल ने लिखा था, और रॉबर्ट सीवेल ने इस ग्रंथ के लेखन में बहुत बड़ा आधार जो है फर्नाओ नूनीज के वृत्तांतों को बताया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्नाओ नूनीज। अच्छा, अब इसके बाद मुगल काल भी प्रारंभ हो चला था, और मुगल काल की समृद्धि को, मुगल काल के साम्राज्य विस्तार को देखकर बहुत सारे ईसाई व्यापारी भी भारत में आना प्रारंभ कर रहे थे। अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य तो यह भी था कि ईसाई धर्म का प्रचार करना है। पुर्तगाली आ चुके थे दक्षिण भारत में, तो अकबर चूंकि माना जाता है कि धार्मिक रूप से सहिष्णु था, तो बहुत सारे ईसाई प्रचारक अकबर के पास धर्म प्रचार के उद्देश्य से आए। इसमें था फादर एंथोनी मोन्सरेंट। फादर एंथोनी मोन्सरेंट जो है वो अकबर के काल में धर्म प्रचार के उद्देश्य से आया था, और एक प्रकार से यह पुर्तगाली पादरियों के दल में होकर आया था। और एंथोनी मोन्सरेंट ने, इसके बारे में आप, एक नामी है एंथोनी मोन्सरेंट ने, फादर एंथोनी मोन्सरेंट ने भारत की संस्कृति के बारे में बहुत उकेरा है। चाहे यहाँ की अच्छी संस्कृति हो, चाहे यहाँ की रूढ़ियाँ हो, सती प्रथा के बारे। अच्छा, एक सती प्रथा भारत, विदेशी जितने आए उनको ज़्यादा प्रभावित करता था, लेकिन ये बात मैंने बार बार बताया कि सती प्रथा भारतीय संस्कृति की देन नहीं। भारत में सती प्रथा, क्योंकि आप देखिए चाहे महाभारत में पांडु की पत्नी जो थी वो माता कुंती, उनके मृत्यु के बाद भी जिंदा रही। महाभारत, आप रामायण में देख सकते हैं कि भले दशरथ जी की मृत्यु हो गई, उनकी तीनों रानियां, तीनों माताएं जो हैं वो जीवित रहीं। सती प्रथा भारतीय संस्कृति की देन है। माना यह जाता है कि भारत में शकों ने सती प्रथा को लाया था। पति के शव के साथ पत्नी को जिंदा जला देना कभी भी भारतीय संस्कृति का अंग हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये बता रहा है तो इतिहास के प्रति आपको दिग्भ्रमित कर रहा है। ये भारतीय संस्कृति कैसे हो सकता है, जबकि वेदों में महिलाओं को पुनर्भू कहा गया। अब बताइए, जहां वेदों में ही महिलाओं को पुनर्भू कहा गया हो, सती प्रथा उसका, यानी महिला, तुम्हारा पति मृत हो चुका है, तुम पुनः उठो और तुम्हारे योग्य जो वर हो उसको धारण करो, यानी पुनर्विवाह करो। इसीलिए पुनर्विवाह करने वाली महिला को
विधवा विवाह करने वाली महिला को पुनर्भू कहा गया। कैसे सती प्रथा भारतीय संस्कृति का तो वर्णन कर रहे हैं। ये संस्कृति, ये कुरीतियां थी जो भारतीय संस्कृति में आकर जम गई। भारतीय संस्कृति का दिन नहीं। कहता है फादर मोन्सोरेंट कि भारत के नगर दूर से देखने में तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। अब संस्कृति का फेर है। अब वो अपने समुद्र और टेम्स नदी के किनारे बसे देश को देख रहा है या पुर्तगाल को देख रहा है, छोटे छोटे समुद्री देशों को देख रहा है। कह रहा भारत के नगर दूर से देखने पर तो बड़े सुहावने लगते हैं, लेकिन अंदर से देखने पर बड़े सकरे और बेतरतीब नजर आते हैं। एक विदेशी भारतीय गांवों को, भारतीय शहरों को कैसे समझ पाएगा? सब जान रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो भारतीय नगरों को देख रहा है। इसके बाद आया राल्फ फिंच। राल्फ फिंच जो है एक अंग्रेज यात्री था और यह प्रथम अंग्रेज भी माना जाता है जो फतेहपुर सीकरी और लंदन तक पहुंचा था। और राल्फ फिंच का एक स्टेटमेंट बहुत नामी है। इसका कहना था कि फतेहपुर सीकरी और आगरा ये लंदन से भी बड़ा है। ये स्टेटमेंट बार बार आता है कि किस अंग्रेजी व्यापारी का ये स्टेटमेंट है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़ा है। तो ये राल्फ फिंच का कथन था। देखिए, यात्री और यात्रियों की कथाएं बहुत ज्यादा है, कहानी लिखा जा सकता है, लेकिन इतना बता पाना। अच्छा, एक बात और है, भारतीय संस्कृति के गुण रहस्य को समझ ही नहीं पा रहे थे वो, तो उनके द्वारा किए गए गलत विश्लेषण को हम यहाँ उकेर भी नहीं सकते। क्या बताएं उनके बारे में, इतना ज़्यादा डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है। हमें आपको ये जानकारी देना है कि उनमें से कौन महत्वपूर्ण थे और उनके कौन से महत्वपूर्ण शब्द थे, और उनसे संबंधित कोई अगर महत्वपूर्ण विषय थे तो वो भी मैं आपको, यही मेरा मूल उद्देश्य है। अगला यात्री था विलियम हॉकिंस। अंग्रेजी यात्रियों में जो सबसे नामी माना जाता है वो था विलियम हॉकिंस। हॉकिंस यात्री ही नहीं था, बल्कि ब्रिटेन के राजा जेम्स का एक प्रकार से वो राजदूत भी था। हेक्टर नामक जहाज से वो आया था, तीसरा दल था। और कहा जाता है कि असल में वह भारत जब आया था तो जेम्स का जो पत्र लेकर आया था, मिलने तो वो आया था अकबर से, लेकिन उस समय अकबर तो था नहीं भाई, आने में कई कई वर्ष लग जाते थे ना। आया पत्र लेकर अकबर का, लेकिन मुलाकात किससे हुई? जहांगीर से। जहांगीर से जब यह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ, प्रथम अंग्रेज था जो दरबार में उपस्थित हुआ, तो तुर्की में इसने जहांगीर से बात किया। यानी ये एक दुभाषिया भी था, ये हर भाषा को समझता भी था। जहांगीर बड़ा प्रसन्न हुआ। जहांगीर ने इसको 400 मनसब का मनसबदार भी बनाया और इंग्लिश खां की उपाधि, खान की उपाधि भी दी, इंग्लिश खां की उपाधि दी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहला अंग्रेज यात्री। लेकिन देखिए, अंग्रेज यात्री अभी बहुत ज्यादा मुगल दरबार से रियायत नहीं पा रहे थे। उसका कारण ये था कि चाहे पुर्तगाली व्यापारी हो, चाहे अरब व्यापारी हो, इन अंग्रेजों का बड़े स्तर पर विरोध कर रहे थे। जेम्स का प्रथम का पत्र बार बार लेके आ रहे हैं लोग, लेकिन जितनी रियायत चाह रहे वो मिल नहीं रहा, क्योंकि पुर्तगाली विरोध कर रहे हैं, अरब व्यापारी विरोध कर रहे हैं। लेटर लेके आया और ये भी लिखा कि नहीं, जहांगीर ने सारी चीजें लिखी, भाई जेम्स को जवाब भी दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चाहिए था, लेकिन हॉकिंस कई अच्छे बात भारत के संदर्भ में कहा गया। उसका कहना था भारत में चांदी आती ही आती है, जाती कभी नहीं। हॉकिंस ये बताने का प्रयत्न कर रहा है कि पूरे दुनिया में जो व्यापार का केंद्र है वो भारत। पूरी दुनिया से धन लौटकर कहाँ आ जाता है? भारत में आ जाता है और यहीं पर टिक जाता है।
इसके अलावा टॉमस रो का आगमन हुआ। सर टॉमस रो, टॉमस रो भी एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी यात्री के रूप में भारत आया था। हालांकि देखिए ये सब एक अंग्रेजी अभियान के रूप में आते थे, लेकिन चूंकि हम लोग यात्रियों के रूप में पढ़ रहे हैं तो यात्रियों के रूप में इसको जानना है। 1615 में ये आया था। ये भी जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ही आया था। प्रमुख रियायत लेने आया था। रियायत तो मिल ही रहा था, कार्ड मैंने आपको बताया, ठीक है ना। लेकिन जेम्स प्रथम को ये जवाब भेजा जहांगीर ने लिखकर कि भाई ऐसे ही मुगल दरबार में अंग्रेजी व्यापारियों का स्वागत किया जाएगा। क्या पता था कि स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये तो पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और है, टॉमस रो ने निर्देश भी दिया था इंग्लिश कंपनी को कि अपनी गतिविधियां केवल वाणिज्य तक सीमित रखो, केवल भूमि, जागीर, केवल व्यापार, भूमि नहीं। लेकिन दुनिया के 1/4 भूभाग पर काबिज मक्कार और धूर्त अंग्रेज टॉमस रो के इस बात को कहां समझ रहे थे। वो भले ही वाणिज्यिक व्यापारी के रूप में भारत आए थे, लेकिन असल में तो उनका दिमाग दूसरे जगह चल रहा था, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यात्रियों का भारत में आगमन हुआ। इसी में एक महत्वपूर्ण यात्री था टेवर्नियर। अच्छा टेवर्नियर एक फ्रांसीसी जौहरी था। अच्छा भारत जो है वो उस समय जो भारत में कई बड़े बड़े खान थे जो सोना और हीरा के लिए, हीरे के लिए नामी था गोलकुंडा का खान। हीरे के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है कि वहाँ से बड़े बड़े कोहिनूर हीरा तक उसी गोलकुंडा के खान से निकला था। तो एक जौहरी के रूप में माना जाता है कि बर्नियर भारत में 6 बार आया। अच्छा ये जो काल था वो मुगल काल के पतनोन्मुख काल था, पतन के उन्मुख का काल था। तो अव्यवस्था का भी वर्णन इन सबों ने किया है, ऐसा नहीं है। वो ये भी बताने का प्रयत्न कर रहा है कि कैसे मुगल सत्ता में अव्यवस्था आ रहा, लेकिन असल में वो जौहरी था। लेकिन जौहरी के रूप में उसने कई सारे वर्णन किए हैं। भारत में 6 बार यात्रा किया है। इसी में अगला जो यात्री भारत में आया था उसका नाम था मनुची। मनुची के लिए माना जाता है कि यह एक इटालवी यात्री था। प्रारंभ में यह दारा सिको, जो औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई था, दारा सिको, जिसकी हत्या औरंगजेब ने की थी, तो ये दारा सिको के वहां तोपची के रूप में कार्य करता था, तोप चलाने वाला। लेकिन जब दारा की हत्या कर दी गई, दारा सिको की हत्या कर दिया औरंगजेब ने, तो ये चिकित्सक का कार्य अपना लिया, एक चिकित्सक का पेशा अपना लिया। लेकिन ये उस समय की बात है जब औरंगजेब का शासन प्रारंभ हो गया। और एक प्रकार से देखिए औरंगजेब के शासन काल में अव्यवस्था भी विद्यमान हो गई, क्योंकि अकबर भारत में एक रणनीति के तहत शासन को स्थापित किया था। मुगल बाबर संस्थापक था, लेकिन साम्राज्य का वाहक जो था वो तो अकबर था। और वो नींव जो था वो सामाजिक समरसता का था कि भाई हर धर्म को लेकर चलो। और उसको पहली बार भारत में तोड़ने का काम औरंगजेब ने किया। अब व्यवस्था तो व्याप्त हो गई। औरंगजेब के काल में इतना विद्रोह हुआ कि औरंगजेब का जीवन केवल इस विद्रोह को दबाते दबाते समाप्त हो गई। औरंगजेब, किसी दिन औरंगजेब के का वर्णन करूंगा। और मैंने देखा कि भारत में एक धारा ऐसी है जो औरंगजेब को प्रशंसित करती है। और मैं अपने पास जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो औरंगजेब के स्टेटमेंट भी बताऊंगा जो औरंगजेब ने अपने मुंह से कहा है, और कहाँ कहा है ये भी बताऊंगा। और जिन सुधीजन को कंफ्यूजन होगा वो ढूंढ लेंगे बहुत आसानी से। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रमाण सहित औरंगजेब के कहे गए शब्द खुद उकेरूंगा, किसी किताब का दृष्टांत नहीं दूंगा। जो शब्द औरंगजेब ने कहा है वो खुद बताऊंगा।
ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत विद्रोह है या व्यक्तिगत द्रोह है या धार्मिक, ऐसा नहीं है। जो चीजें सही है वो तो जरूरी है भाई जानना। और औरंगजेब का मूल्यांकन एग्जाम में आ जाएगा तो क्या औरंगजेब को आप हीरो साबित कर देंगे? उठा के 0 नंबर कर देगा। वहां तो आपको लिखना ही ना पड़ेगा भाई कि आप वहां बहुत ज्यादा सांप्रदायिक सहिष्णु व्यक्ति बन जाएंगे और भारत का मसीहा सिद्ध कर देंगे औरंगजेब। ऐसा तो हो नहीं पाएगा भाई। आपको निष्पक्ष रख के उसका मूल्यांकन करना है। वहां धर्म का चश्मा देखना ही नहीं है। अगर औरंगजेब ने कोई अच्छा कार्य किया होगा तो उसका अच्छा ही होगा, बुरा कार्य किया होगा तो उसका बुरा ही होगा। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? आप बुरा करें हम बुरा करें बुरा ही होगा, अच्छा करें अच्छा ही होगा। अब इसको धर्म का चश्मा लगाने की क्या जरूरत है? सारी समस्याएं वहीं पैदा हो जाती हैं जब हम चश्मा बदल देते हैं अपना। चश्मा माने दृष्टिकोण जब बदल देते हैं। इसने किताब लिखा था स्टोरियो दोर मोगोर, एक बेस्ट किताब माना जाता है इसका। और ये 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण भी माना जाता है। ये एक बड़ा किताब माना जाता है और जिसको इसने लिखा था। लेकिन अंतिम चरण में जो यात्री आया था उसका नाम था फ्रांसिस बर्नियर। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। एक बार बार प्रश्न आता है सिविल सेवा में कि भारत में जब शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन करता कौन था? तो फ्रांसिस बर्नियर था। क्योंकि फ्रांसिस बर्नियर को 2 शासन देखने का अवसर मिला, शाहजहां का भी मिला और शाहजहां के समापन के बाद औरंगजेब का। तो उत्तराधिकार का जो युद्ध था, उस उत्तराधिकार के युद्ध को देखने का, उसके वर्णन करने का, कौन सही था कौन गलत कहने का, ये सारी चीजें कहने का जो अवसर मिला। और उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन किसने किया, उत्तराधिकार के युद्ध के समय भारत में उपस्थित कौन था, ये समस्त बातें कहने का जो मिला वो किसको मिला? फ्रांसिस बर्नियर। किसने 2 शासकों का शासन देखा? ये भी फ्रांसिस बर्नियर आप कहेंगे। एक फ्रांसीसी चिकित्सक था, चिकित्सक के रूप में भारत की कई बार यात्रा किया, उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन किया। इस प्रकार से हमने मध्यकाल में आए सभी विदेशी यात्रियों के बारे में जो प्रमुख थे, उनके घटनाओं के, उनके शब्दों को, उनके द्वारा समय घटित घटनाओं को, ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया। एक नए वीडियो में फिर मैं कुछ विशेष जीएस के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।